हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी के बीच उपस्थित हूँ। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर। जो क्लास हमारी चल रही है करंट अफेयर्स पर, उस पे 20 जनवरी 2025 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उन पे आज हम लोग अपने इस वीडियो में चर्चा करेंगे। ये वीडियो लेक्चर जो हमारा होता है, ये दैनिक समाचार पत्र एवं समसामयिक विषयों पर आधारित होते हैं और टू द पॉइंट इसमें बातें की जाती है जो आपकी परीक्षा उपयोगी होती है, चाहे वो यूपी पीसीएस की परीक्षा हो, बीपीएससी की परीक्षा हो, यूपी आरओ हो या अन्य एक दिवसीय परीक्षा है। साथ ही साथ कुछ ऐसे टॉपिक्स भी इसमें डिस्कस किए जाते हैं जो आपकी यूपीएससी के एग्जाम में भी महत्वपूर्ण हो सकती है और दैनिक खबरों पर ये जो क्लास होती है आधारित होती है। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम दिवस पे चर्चा करते हैं। कौन सा दिवस मनाया जाता है 20 जनवरी को? जो 20 जनवरी का दिन होता है, इसको पेंगुइन अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 20 जनवरी 2025 का दिन जो है, इसको किस रूप में मनाया गया? पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में इसको मनाया गया। ठीक है, 2025 का दिन। आगे बात करें, चलिए अब हम आते हैं अपने करंट अफेयर पर। पहला पॉइंट क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक 2025, इसके बारे में जाने तो आपके परीक्षा उपयोगी जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव 20 जनवरी 2025 से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होने वाले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। ठीक है, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है, इसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये कब से स्टार्ट हो रही है? तो डेट याद रखना, 20 जनवरी 2025 से ये स्टार्ट हो रही है। और इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? भारत को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं? तो अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं। ठीक है, कौन कर रहे हैं? अश्विनी वैष्णव कर रहे हैं भारत को रिप्रेजेंट। ठीक है, आगे देखें। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में 130 से अधिक देशों के लगभग 3000 वैश्विक नेता हिस्सा लेंगे। जो ये इकोनॉमिक बैठक हो रही है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक हो रही है, इसमें लगभग 130 देशों से 3000 से अधिक वैश्विक प्रतिनिधि इसमें शामिल होंगे। वहीं अगर हम बात कर लें तो इस बार भारत की ओर से 5 केंद्रीय मंत्री इस बार शामिल हो रहे हैं। ठीक है, कितने? 5 केंद्रीय मंत्री भारत की ओर से शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ 3 मुख्यमंत्री और अन्य राज्यों के कई मंत्री भी इसमें शामिल होंगे। 3 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो रहे हैं, 5 केंद्रीय मंत्री शामिल हो रहे हैं, साथ ही साथ अन्य राज्य जो है, राज्यों के मंत्री भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन भारत का जो डेलीगेशन जा रहा है, उस डेलीगेशन को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं, लीड कौन कर रहे हैं? तो उनका नाम है अश्विनी वैष्णव। ठीक है, तो ये नाम याद रखना। कितने मंत्री गए हैं ये डाटा याद रखना, क्योंकि जैसे आप सोचेंगे अश्विनी वैष्णव गए, तो सिर्फ अश्विनी वैष्णव नहीं गए हैं, अश्विनी वैष्णव के साथ में और भी मंत्री गए हैं। तो उन मंत्रियों की संख्या है 5। और कितने सीएम जा रहे हैं? तो सीएम गए हैं 3। ठीक है, तथा अन्य राज्यों के मंत्री गए। चलो अगली खबर देखें। बदल जाएगा जनगणना का वर्ष। जैसे आप जनगणना जानते हैं, 2001 की जनगणना जब आप तुलना करते हैं, 2001 की जनगणना, फिर उसके बाद 2011 की जनगणना, ठीक है, 1991 की जनगणना, ऐसे आप तुलना करते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? जैसे जनगणना कोविड 19 आया, तो कोविड 19 के आने के बाद में जो जनगणना का वर्ष है, वो जनगणना थोड़ा डिले हो गई। अब जनगणना डिले होने के साथ ये कितना डिले हो रही है, उस पे उससे संबंधित पॉइंट्स यहाँ पर चर्चा करते हैं। तो 2021 की जनगणना कोरोना महामारी और 2024 में लोकसभा चुनाव के कारण टल गई थी। जो 2021 में जनगणना होनी थी, वो कोविड 19 आ गया। ठीक है, तो कोविड 19 के कारण 2021 में जनगणना हो नहीं पाई। उसके बाद क्या हुआ कि डेट एक्सटेंड हो गया, फिर लोकसभा चुनाव आ गए, तो जिस कारण 2024 में भी टल गई। ठीक है, अब अगली जनगणना की एक संभावना व्यक्त की गई है कि अगली जनगणना जो होगी वो 2027 में होगी। ठीक, 2027 में जनगणना होगी। 2027 के बाद अगर जो उसके बाद बात करें, तो 2027 के बाद जो अगली जनगणना है वो 2031 में नहीं होगी। यानी कि 2021 में होनी थी, तो 2021 के बाद में 31 में होनी चाहिए थी, लेकिन ये 31 में नहीं होगी। कब होगी? ये हो जाएगी 2037 में। ठीक है, यानी कि जो अब जनगणना होगी, संभावना व्यक्त की गई है कि 2027 में होगी और 2027 में होने के बाद उसके जस्ट 10 साल बाद 2037 में हो सकता है। ठीक है, अगली जनगणना, उसके बाद वाली जनगणना 2037 में हो, इसके बाद 2047 में होगी। यानी कि अब 47 वाला क्रम चलेगा। 2000, ठीक है, 2027, फिर उसके बाद 10 साल बाद 2047 फिर उसके 10 साल बाद 2047। तो ये जो क्रम है ना, वो पहले जैसे 2001, 2011, ठीक है, 1991 वैसा चलता था, लेकिन अब 2027, 2037, 2047 के क्रम में चलेगा। ठीक है, आगे बात करें। और ये जो 2047 है ना, तो 2047 वाली जो जनगणना है, उसको तुलना ऐड किया जा रहा है कि जैसे 1947 में भारत आजाद हुआ था, तो भारत आजाद होने के 100 साल बाद जो हमारी जनगणना हो रही है 2047 में हो रही है। इस प्रकार ऐड करने के चक्र के स्वतंत्र, ठीक है, जैसे जनगणना आयोजित कर इस चक्र को स्वतंत्रता के 100 वर्ष के साथ जोड़ा जाएगा। ठीक है, जोड़े जाने की संभावना है। आधुनिक भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? तो आधुनिक भारत में अगर हम बात कर लें, ये यूपी पीसीएस का पीवाईक्यू भी है। ठीक है, लॉर्ड मेयो,
लॉर्ड म्यो के टाइम पीरियड पे हुई थी, ठीक है, 1872 में। यूपीपीसीएस का पीवाईक्यू है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएस में। उसके बाद अगर हम बात करें निरंतर जनगणना कब स्टार्ट हुई, लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड पे। कब? लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड में स्टार्ट होती है 1881 से। 1872 में स्टार्ट हुई थी लॉर्ड मेयो के टाइम पीरियड पे, 1881 से लॉर्ड रिपन के टाइम पीरियड से स्टार्ट हो जाती है और रेगुलर जनगणना होनी स्टार्ट होती है, यानी कि हर 10 साल के अंतराल पर जनगणना स्टार्ट होती है। और आखिरी जनगणना अगर हम बात कर ले तो आखिरी जनगणना कब हुई थी? अंतिम बार 2011 में हुई थी और 2011 के बाद 2021 में हुई थी, लेकिन हो नहीं पाई। चलो अगली खबर देखें, बीसीसीआई के लोकपाल, बीसीसीआई के नए लोकपाल बने। वैसे अगर हम बात करें भारत में वर्तमान में लोकपाल कौन है, तो वर्तमान में जो लोकपाल है अजय माणिकराव खानविलकर, ठीक है, भारत के लोकपाल है। वहीं लोकपाल दिवस कब मनाया जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि लोकपाल दिवस, लोकपाल दिवस, लोकपाल दिवस कब मनाया जाता? 16 जनवरी। 16 जनवरी का जो दिन है इसको लोकपाल दिवस के रूप में घोषित किया गया है और पहली बार 2025 में लोकपाल दिवस मनाया गया है, तो ये पॉइंट याद रखना। अब यहां पर बीसीसीआई के लोकपाल के बारे में बात की गई है, तो जस्टिस अरुण मिश्रा को बीसीसीआई यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है, ठीक है। किसे नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस अरुण मिश्रा को बीसीसीआई का, किसका? बीसीसीआई का, ठीक है, लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर नियुक्त किया गया है। उनके बारे में जान ले तो वे पहले मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज और राजस्थान तथा कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं। यानी कि अरुण मिश्रा जो है ये बीसीसीआई के लोकपाल बनने से पूर्व कहां कहां कार्य कर चुके हैं, कथन कारण में आपसे पूछ सकता है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, साथ ही साथ राजस्थान और कलकत्ता जो हाईकोर्ट है वहां के मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस रह चुके हैं। अब यहां पर ये पॉइंट्स तो मैंने डिस्कस कर ली लोकपाल के बारे में, ठीक है, बीसीसीआई के। अब बीसीसीआई में 2 नए पदाधिकारी अभी जल्दी ही बने हैं, तो उन 2 पदाधिकारियों के बारे में भी जान लेते हैं। देवजीत सैकिया, अब जो देवजीत सैकिया है ये पूर्व विकेट कीपर है भारतीय टीम के। अब ये क्या बन गए हैं? बीसीसीआई के नए सचिव बन गए हैं। पहले देखिए सचिव कौन थे? पहले सचिव थे जय शाह, ठीक है, जय शाह। अब जय शाह जो बने वो आईसीसी के चेयरमैन बन गए, आईसीसी के हेड बन गए। अब आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद जो जय शाह का पद था, सचिव का पद था, वो खाली हो गया था। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद जो देवजीत शौकिया है ये बन गए बीसीसीआई के नए सचिव। और देवजीत शौकिया का संबंध है वो कहां से है? ये असम से है। कहां से? असम से संबंधित है, ठीक। उसके बाद ये तो हो गए देवजीत शौकिया सचिव। एक प्रभतेज सिंह, ठीक है, प्रभतेज सिंह भाटिया है, इनको क्या बनाया गया? बीसीसीआई का कोषाध्यक्ष बनाया गया इनको, ठीक है, बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष बने, ठीक। आशीष शेलार की जगह पे ये बने थे। किसके जगह पे? आशीष शेलार, आशीष शेलार की जगह पे जो प्रभतेज सिंह भाटिया है इनको कोषाध्यक्ष बनाया गया। और आशीष शेलार जो थे इन्होंने पद क्यों छोड़ा था? महाराष्ट्र विधानसभा में, कहां पर? महाराष्ट्र विधानसभा में ये मंत्री नामित हुए, ठीक। अब मंत्री नामित होने के बाद इन्होंने अपना पद छोड़ा, जिसके बाद प्रभतेज सिंह भाटिया जो है ये कोषाध्यक्ष बने। और प्रभतेज सिंह भाटिया का संबंध उत्तर प्रदेश के किस राज्य से है? तो ये छत्तीसगढ़ से संबंधित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ से संबंधित है। इतने पॉइंट आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, जो मैंने सारे पॉइंट्स आपको टू द पॉइंट बता दिए। जैसे आप लोग कहते हैं कि सर एक्सप्लेन करके बताया करिए, एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। चलो अगली खबर देखें, सिंगापुर और उड़ीसा राज्य सरकार के मध्य समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। जैसा कि आप सब जानते हैं कि अभी सिंगापुर के राष्ट्रपति जो है थरमन शणमुगरत्नम जो है, ये आप देख सकते हैं थरमन शणमुगरत्नम, ये भारत की यात्रा पर आए हुए थे। इसी यात्रा के दौरान विभिन्न जो जैसे वर्ल्ड स्किल सेंटर जो सिंगापुर के सहयोग से एडीबी के वित्त पोषण से निर्माण किया गया था जिसका, वहां का इन्होंने दौरा किया। साथ ही साथ भारत बायोटेक की जो एक दवा निर्माण कंपनी है वहां का इन्होंने दौरा किया और उड़ीसा गए, ठीक है। उड़ीसा में जो सूर्य मंदिर है वहां का दौरा किया। साथ ही साथ होता क्या है कि जब ये उड़ीसा जाते हैं, और इस बार उड़ीसा में भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का भी आयोजित किया गया था, लेकिन उसके बाद जब प्रवासी भारतीय दिवस समाप्त होता है और उसके बाद ये भारत आते हैं तो उड़ीसा का भी दौरा करते हैं। उड़ीसा के दौरा के दौरान कुछ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं, उनके बारे में आइए जान लेते हैं। उड़ीसा और सिंगापुर के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है जिसके तहत भुवनेश्वर को फिनटेक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। यानी कि भुवनेश्वर को फिनटेक हब के रूप में विकसित करने के लिए, ठीक है,
भारत सरकार और किस देश के बीच समझौता हुआ है? परीक्षा में आपके प्रश्न पूछेगा तो आप टिक करके आइएगा कि भारत और सिंगापुर के बीच में भुवनेश्वर को फिनटेक हब के रूप में विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला पॉइंट देखें, उड़ीसा सरकार और सिंगापुर ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजीज नेटवर्क के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किया, यानी कि भारत जो उड़ीसा है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, इसको फिनटेक हब के रूप में विकसित करने के लिए किसने समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? उड़ीसा सरकार के साथ। अगर ये पॉइंट पूछ ले तो यहां पर डायरेक्टली आप देखिए उड़ीसा सरकार और सिंगापुर की है ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजीज नेटवर्क, ठीक है, ग्लोबल फाइनेंस एंड टेक्नोलॉजीज नेटवर्क, इन दोनों के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर किया गया है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर की स्थापना करना, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटेंसी सेंटर की स्थापना करना भुवनेश्वर में इसका मूल उद्देश्य है। इसके अतिरिक्त 8 अन्य एमओयू भी हस्ताक्षरित किए गए हैं जो कौशल विकास, आईटी, बंदरगाह, नवीकरणीय ऊर्जा, सांस्कृतिक सहयोग के क्षेत्र में साझेदारी को बढ़ावा देगा, ठीक है। तो यहां पर ये पॉइंट है, इससे आप समझ सकते हैं कि उड़ीसा और सिंगापुर सरकार के बीच में क्या क्या जो सहयोग है उन सहयोग पर हस्ताक्षर किया गया, इसके बारे में डिटेल से यहाँ पे सारी चीजें आपको बता दी गई हैं, ठीक है। चलो अगली खबर देखें, जाफना में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, ठीक है। जाफना में स्थित सांस्कृतिक केंद्र है, इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया है। देखें यहां पर, तो जाफना में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम अब तिरुवल्लुर, ठीक है, तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है। परीक्षा में आपसे डायरेक्टली ऐसे पूछेगा कि हाल ही में जाफना में स्थित सांस्कृतिक केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो तिरुवल्लुर का नाम आपने सुना होगा, तिरुवल्लुर ही थे जिन्होंने तिरुक्कुलर की रचना की थी। किसकी रचना? तिरुकुरल, तिरुकुरल की रचना किसने की थी? तिरुवल्लुर ने की थी, ठीक है। संगम साहित्य से संबंधित थे और इन्हीं के नाम पर तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र का नाम, जो जाफना सांस्कृतिक केंद्र था उसका नाम परिवर्तित कर तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र रखा गया है। यह केंद्र भारत की सहायता से निर्मित किया गया है और यह तमिल संस्कृति और विरासत को समर्पित है, ठीक है। अब यहाँ पर एक खास चीज ये है कि जाफना सांस्कृतिक केंद्र है, ये कहां पर अवस्थित है? तो ये श्रीलंका में स्थित है। कहां पर? श्रीलंका में स्थित है और इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे देखें, अगली खबर क्या है? इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025, इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 के बारे में बात करें तो पुरुष सिंगल्स, इसे विजेताओं के बारे में बात कर ले। इसका जो आयोजन किया गया था, सबसे पहले ये देख लीजिए यहाँ पर, इसका आयोजन कहां पर हुआ था? नई दिल्ली में, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट पता चला कि इंडिया ओपन बैडमिंटन 2025 इसका आयोजन कहां पर किया गया था? नई दिल्ली में, ठीक, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ये पॉइंट आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। चलो अगली खबर देखें, पुरुष सिंगल्स का विजेता कौन रहे? तो विक्टर एक्सेल्सन, ठीक है, विक्टर एक्सेल्सन जो है ये कहां के खिलाड़ी है? ये डेनमार्क के खिलाड़ी है। इन्होंने सी याओ ली को हराया, ठीक है, सी याओ ली जो हांगकांग के खिलाड़ी थे, इनको पराजित कर पुरुष सिंगल्स का खिताब जीत लिया। वहीं आगे हम बात करें महिला सिंगल्स के बारे में बात कर लें तो महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? आन ए यंग, जो दक्षिण कोरिया की खिलाड़ी है आन ये यंग, इन्होंने पी चेओवोंग को हराया। पी चेओवोंग जो खिलाड़ी है कहां की है? थाईलैंड की खिलाड़ी है, इनको हराकर इन्होंने खिताब जीता। यहां पर आप जो विजेता है, विजेता का नाम याद रखिए, ठीक है, विजेता का नाम ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। कभी कभी जब आयोग का मूड घूमता है तो आयोग का मूड किधर घूम जाता है उसके बारे में तो कुछ कह नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर जो पॉइंट्स है उन पॉइंट्स में इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? एक तो विजेता का नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो विजेता है उसका संबंध किस देश से है, ठीक है। चेक गणराज्य की खिलाड़ी के बारे में यूपीपीसीएस 2022 में आयोग ने पूछा था, तो यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं जो विजेता है, विजेता किस देश से संबंधित है, और आयोग ने ये तक भी पूछा है कि किसे पराजित कर जीता है, तो पराजित होने वाले का नाम भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। चलो आगे देखें, पुरुष डबल्स की बात कर ले तो पुरुष डबल्स, अब इसमें देखें तो पुरुष डबल्स में गोह से फेई, क्या नाम है? गोह से फेई और नूर इजुजुद्दीन, ये दोनों मलेशिया के हैं, इन्होंने खिताब जीता है, ठीक है, मलेशिया के खिलाड़ियों ने खिताब जीता है डबल्स में। आगे बात करें महिला डबल्स की बात कर ले, महिला डबल्स, पुरुष डबल्स की बात कर ले तो महिला डबल्स भी देख लेते हैं। अरीसा इगारासी और योको अरीसा इगारासी, साथ ही साथ याओका सुरुमैटो, ये दोनों जापान के हैं, इन्होंने महिला डबल्स का खिताब जीता है। अब मिक्स डबल्स की बात कर लें, जिसमें मिक्स डबल में क्या होता है? महिला पुरुष दोनों एक ही टीम में होते हैं, ठीक है। जियांग झेन बांग, क्या नाम है इनका? जियांग झेन बांग, साथ में वेई या सिन, ये दोनों चीन के हैं, ठीक है, ये दोनों चीन के हैं, इन्होंने मिक्स डबल्स का खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, ठीक है। तो यहां पर आपने देख लिया कौन कौन से विजेता है और उनका संबंध किस किस देश से है, ठीक।
तो यहाँ पे आपने देखा विजेता कौन है और विजेता का संबंध किन किन देशों से है। ठीक है, चलो आगे बात करें टाटा मुंबई मैराथन। अब टाटा मुंबई मैराथन मैंने आपको पहले ही बताया था कि मोहम्मद फराह ओलंपिक खिलाड़ी थे। मोहम्मद फराह, ठीक है, मोहम्मद फराह का नाम याद रखना। ये जो मुंबई मैराथन है ना, मुंबई मैराथन के एम्बेसडर नियुक्त किए गए थे। ठीक है, दूत नियुक्त किया गया था इनको, अंतरराष्ट्रीय दूत, इंटरनेशनल एम्बेसडर इनको नामित किया गया था, तो इनका नाम याद रखना। अब टाटा मुंबई मैराथन जो संपन्न हुई, ठीक है, इसके बारे में जान लेते हैं। जो आपके परीक्षा ओरिएंटेड पॉइंट है उनको देख लेते हैं। तो टाटा मुंबई मैराथन 2025 का 20वां संस्करण छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में आयोजित किया गया। कहां पर आयोजित किया गया ये याद रखना, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में इसका आयोजन किया गया था। और इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि, ठीक है, इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। ठीक है, सीपी राधाकृष्णन जो है, इन्हीं के द्वारा जो फ्लैग ऑफ किया गया था, रेस का फ्लैग ऑफ किया गया था। फ्लैग ऑफ का मतलब क्या है, झंडा जो है, झंडा नीचे किया, उसके बाद रनिंग स्टार्ट होती है मुंबई मैराथन की। ठीक है, तो यहाँ पर सीपी राधाकृष्णन का नाम याद रखना और मोहम्मद फराह का नाम याद रखना। मोहम्मद फराह जो होते हैं इनको इंटरनेशनल दूत नामित किया गया था। अगली खबर देख ले, यहां पर इसी से रिलेटेड, मुंबई मैराथन से रिलेटेड जो पॉइंट्स है, प्रमुख विजेताओं की सूची इस प्रकार है। कौन कौन विजेता रहे? पुरुष एलीट रेस के विजेता कौन रहे? तो पुरुष एलीट जो विजेता रहे उनका नाम देखें, बेहार्न टेस्फे, इरिट्रिया के हैं, इन्होंने जीता है। बेहार्न टेस्फे इनका नाम है, ये इरिट्रिया के खिलाड़ी है, इन्होंने पुरुष एलीट रेस जीता है। महिला एलीट रेस की बात करें तो जायस चेपक चेकमेमोई, ठीक है, जायस चेपकेमोई जो है ये कहां की खिलाड़ी है? केनिया की खिलाड़ी है। जायस चेपकेमोई जो है चीन की खिलाड़ी है, केनिया की, इन्होंने जीता है महिला एलीट रेस। ठीक है, अब वहीं पर एक खास बात क्या है कि इस वर्ष, खास बात यह है, इस वर्ष जो आयोजन हुआ था वहां पर चैंपियन विद डिसेबिलिटीज और वरिष्ठ नागरिकों के लिए रेस का भी आयोजन किया गया था। ठीक है, जो इस बार मुंबई मैराथन हुआ वहां पर चैंपियंस विद डिसेबिलिटीज और वरिष्ठ नागरिकों की रेस भी आयोजित किया गया था। और यहां पर एक खास पॉइंट यह निकल कर आता है कि इस बार जो वरिष्ठ नागरिकों की रेस हुई थी उसमें प्रसिद्ध गीतकार गुलजार ने भी भाग लिया था। ठीक है, गुलजार ने भाग लिया था। संपूर्ण सिंह कालरा, संपूर्ण सिंह कालरा, गुलजार का नाम है। ठीक है, संपूर्ण सिंह कालरा ने हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था। तो यहां पे मुंबई मैराथन के बारे में सारी चीजें हमने जान ली। चलो अगली खबर देखें, INSA फेलोशिप सम्मान। अब INSA फेलोशिप सम्मान जो है, इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है उन पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करते हैं। कृष्णा एल्ला को 2025 के INSA फेलोशिप सम्मान प्राप्त हुआ है। वे भारत बायोटेक के सह संस्थापक और कार्यकारी चेयरमैन है। देखिए ये है कृष्णा एल्ला और इनको INSA फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। उनका प्रमुख योगदान नई वैक्सीन तकनीकों का विकास और मौजूदा तकनीकों में सुधार रहा है। यानी कि वैक्सीन निर्माण कंपनी से संबंधित है, भारत बायोटेक के को फाउंडर है, कार्यकारी चेयरमैन इस टाइम पे है। ठीक है, अब यहीं पर अगर देखा जाए तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, ठीक है, की स्थापना कब हुई थी? INSA फेलोशिप जो है इसका अगर जो देखा जाए INSA का फुल फॉर्म क्या है तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप सम्मान से कृष्णा एल्ला को सम्मानित किया गया है। अब यहां पर इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी के बारे में जान लें तो स्टैटिक पोर्शन के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका उद्देश्य भारत में वैज्ञानिक ज्ञान को, किसको? वैज्ञानिक ज्ञान को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान में इसकी उपयोग को, ठीक है, राष्ट्रीय जो समस्याएं हैं उनके निदान में इसका किस प्रकार से उपयोग किया जा सकता है, इस उपयोग को करने के लिए और साथ ही साथ जो वैज्ञानिक ज्ञान है इसको बढ़ावा देना इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी का मूल उद्देश्य था। इसकी स्थापना 1935 में होती है और इस बार 2025 में देखा जाए तो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी फेलोशिप सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? कृष्णा एल्ला को सम्मानित किया गया, भारत बायोटेक के फाउंडर और चेयरमैन है। आगे बात करें, उत्तर प्रदेश में स्थापित किए जाएंगे नए औद्योगिक क्लस्टर। अब उत्तर प्रदेश में नए औद्योगिक क्लस्टर जो स्थापित किए जाएंगे उनके बारे में जान लेते हैं। संभल क्लस्टर, पहला क्लस्टर कौन सा है? संभल क्लस्टर है। यह 239.101 हेक्टेयर में 101 हेक्टेयर क्षेत्र में विकसित होगा और इसकी स्थापना गंगा एक्सप्रेसवे और गजरौला हाईवे के निकट होगा। ठीक है, इसका जो निर्माण होगा संभल क्लस्टर का
ये किस एक्सप्रेसवे के निकट होगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे के निकट इसका निर्माण किया जाएगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरदोई क्लस्टर के बारे में जान ले तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये लगभग 134.92 हेक्टेयर में फैला होगा, ठीक है। और वहीं पर उन्नाव क्लस्टर की बात कर ले तो 135.26 हेक्टेयर में विकसित होगा और इसका स्थान गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर हाईवे के पास होगा। यानी कि ये पॉइंट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो निर्माण किए जाएंगे क्लस्टर, ये किसके किसके बीच में निर्मित किया जाएगा? तो गंगा एक्सप्रेसवे और गजरौला हाईवे, जो गजरौला हाईवे है, इसके बीच में कौन सा क्लस्टर बनेगा? संभल क्लस्टर। और यहाँ पर जो हरदोई उन्नाव क्लस्टर है, उन्नाव क्लस्टर किसके बीच में? तो उन्नाव से पता चलता है लखनऊ कानपुर हाईवे के आसपास पड़ता है, ठीक है। तो गंगा एक्सप्रेसवे और जो लखनऊ कानपुर हाईवे है, इसके बीच में उन्नाव क्लस्टर का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। इन औद्योगिक क्लस्टरों का उद्देश्य क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है, निवेश आकर्षित करना है तथा रोजगार का सृजन करना है। अब यूपी स्पेशल के संदर्भ में अगर जो देखा जाए तो जीएस पेपर 6 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। जो नए औद्योगिक क्लस्टर है, परीक्षा में टू द पॉइंट सीधे सीधे पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश में क्लस्टर विकास से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार की नई नीतियों के बारे में उल्लेख करिए। वहां पर आप जो क्लस्टर निर्माण से संबंधित संयंत्र या जो क्लस्टर स्थापित किए जा रहे हैं, इनके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। कि गंगा एक्सप्रेसवे और गजरौला हाईवे के पास में संभल क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है, जो इतने हेक्टेयर में फैला होगा। हरदोई क्लस्टर का निर्माण किया जा रहा है, उन्नाव क्लस्टर का, गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे जो हाईवे है उसके बीच में निर्मित किया जा रहा है, और कितने हेक्टेयर में फैला हुआ, ये सारे पॉइंट आप परीक्षा में लिख सकते हैं, ठीक है। चलो अगली खबर देखें। चंद्रमा सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। जो चंद्रमा है, इसको सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। 2 दिन से ये खबर बहुत चर्चा में है। जान लेते हैं इससे संबंधित पॉइंट, आपकी परीक्षा के उपयोगी जो पॉइंट्स हैं उन सब पे चर्चा कर लेते हैं। चंद्रमा को पहली बार सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया है और इसे 25 खतरों में पड़ी विरासत स्थलों की वॉच लिस्ट में रखा गया। जो 25 एक सूची जारी की गई जिसमें 25 खतरों में पड़ी विरासत, ठीक है, उनको शामिल किया गया और उसमें एक स्थान पर चंद्रमा को भी रखा गया, यानी चंद्रमा को भी उस लिस्ट में रखा गया। क्यों रखा गया? आए दिन आप देखते हैं कि चंद्रमा पर मिशन भेजे गए, चंद्रमा पर शोध कार्य चल रहा है। तो ऐसे जो शोध कार्य चल रहे हैं ना, तो एक अनुमान ये भी है कि इससे क्या होगा, जो चंद्रमा का एनवायरनमेंट है उसमें बहुत सारे हस्तक्षेप होंगे, मानवीय हस्तक्षेप होंगे, और मानवीय हस्तक्षेप के कारण हो सकता है कि वहां का एनवायरनमेंट प्रभावित हो या कुछ दुष्प्रभाव पड़े। तो उन दुष्प्रभावों को देखते हुए जो वॉच लिस्ट है ना, उस वॉच लिस्ट में चंद्रमा को शामिल किया गया है, चांद को शामिल किया गया है, ठीक है। आगे देखें, यह निर्माण अंतरिक्ष में बढ़ती मानव और रोबोटिक गतिविधियों के कारण चंद्रमा के ऐतिहासिक धरोहर को खतरे में डालने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ठीक। वही पॉइंट जो मैंने आपको आसान भाषा में समझाई वही यहाँ पे लिखी हुई है। आगे देखें, वर्ल्ड मॉन्यूमेंटल फंड की पहल के तहत 1996 से हर 2 साल पर वॉच लिस्ट जारी की जाती है। अब यानी कि जो ये 25 खतरों में पड़ी विरासत है ना, इसकी जो लिस्ट जारी की गई है, 25 विरासतों की जो लिस्ट जारी की गई है, किसके द्वारा जारी की गई है? वर्ल्ड मॉन्यूमेंटल फंड के द्वारा जारी की गई है। ये पॉइंट याद रखना, WMF के द्वारा जारी की गई है। किसके द्वारा? शॉर्ट में लिख दूं, WMF के द्वारा ये लिस्ट जारी की गई है, जिसमें चंद्रमा को भी शामिल किया गया है, ठीक है। कब से जारी की जा रही है ये लिस्ट? 1996 से ये लिस्ट जारी की जा रही है। आगे बात करें, इस वॉच लिस्ट में भारत के 2 स्थल पहले से शामिल है, 2 स्थल भी शामिल है। वो कौन कौन से स्थल है? भारत के स्थल के बारे में बात कर ले तो हैदराबाद का मूसी रिवर फ्रंट, जो हैदराबाद में मूसी नदी है ना, तो मूसी रिवर फ्रंट जो है उसको भी शामिल किया गया है। साथ ही साथ भुज का हमीरसर झील, गुजरात में पड़ता है भुज, ठीक है, जहां पर 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था, ठीक। 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था और यहीं पर जो भुज है वहीं पर पड़ता है हमीरसर झील, और इसी हमीरसर झील को WMF की जो लिस्ट जारी की गई उसमें शामिल किया गया है। आगे देखें, CRPF के नए महानिदेशक। CRPF के नए महानिदेशक के बारे में जान लेते, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके परीक्षा के लिए उनको चर्चा करेंगे। एक चीज मैं आपको और बता दूं, CRPF के जो नए महानिदेशक, अभी आपने जल्द ही, जब मैंने स्टार्ट किया था उसी टाइम पर विपुल कुमार का नाम पढ़ा था, ठीक है, लेकिन अब CRPF के नए महानिदेशक बन गए हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को CRPF का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जो है उसके नए महानिदेशक कौन बने हैं? इनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, और ये आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो जाता है इनका नाम, ठीक है। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। वे असम के DGP और 1991 बैच के IPS अधिकारी हैं। उनकी नियुक्ति 30 नवंबर 2027 तक या अगले आदेश तक प्रभावी रहेगी। यानी कि वो कब तक रहेंगे अपने इस पद पर? 30 नवंबर 2027 तक CRPF के, ठीक है, DG रहेंगे, डायरेक्टर जनरल रहेंगे।
आगे बात कर ले, सीआरपीएफ के इतिहास की बात करें तो इसकी स्थापना 27 जुलाई 1939 को क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में की गई थी। जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ की जो स्थापना हुई थी, ये कब हुई थी? 27 जुलाई 1939 को हुई थी, ये पॉइंट याद रखना। फिर उसके बाद होता क्या है, 28 दिसंबर 1949 यानी कि भारत के आजाद होने के बाद, देखो अब ये क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस के रूप में तो कार्य कर रही थी, फिर उसके बाद होता क्या है कि भारत आजाद हो जाता है, फिर क्राउन रिप्रेजेंट करने जैसा कुछ है नहीं, ठीक है, क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस की आवश्यकता पड़ी नहीं, तो इस वजह से इसका नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। और इसका नाम परिवर्तित कर क्या होता है, सीआरपीएफ कर दिया जाता है, केंद्रीय पुलिस, ठीक है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर दिया जाता है, सीआरपीएफ कर दिया जाता है, ठीक है। अब यहां पर एक अधिनियम आता है 28 दिसंबर 1949 को, इसे सीआरपीएफ अधिनियम के तहत वर्तमान नाम मिला, ठीक है। किस अधिनियम के तहत इसको वर्तमान नाम मिला था? तो सीआरपीएफ अधिनियम आया था, उसी के तहत इनको वर्तमान नाम मिला। आगे बात करें, अनीश दयाल सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद विपुल कुमार सीआरपीएफ के महानिदेशक का कार्यभार संभाला था। तो यहां पर यह पॉइंट भी लिखा हुआ है। अब दो अध्यक्षों, जैसे यहां पर आप देखें तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के बारे में आपने चर्चा कर ली, अब यहां पर इनसे पूर्व जो दो अध्यक्ष रहे सीआरपीएफ के, उनके बारे में जान लिया। वो दो अध्यक्ष कौन? इनके जस्ट पहले कौन थे? तो विपुल कुमार थे, और विपुल कुमार के पहले कौन थे? तो अनीश दयाल सिंह थे। कौन थे? अनीश दयाल सिंह, ठीक है। सारे पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गए। चलो अगली खबर देखें क्या है। भारत की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही, अब भारत की सबसे उम्रदराज पर्वतारोही हैं, इनके बारे में देख लेते हैं। ये कहां से है, क्या नाम है इनका? तो भोपाल की 56 वर्षीय, क्या नाम है? ज्योति रात्रे भारत की सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही के रूप में उभरी है। यानी कि जो ज्योति रात्रे हैं, ये भारत के किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है, और मध्य प्रदेश की राजधानी जो है भोपाल, ठीक है, भोपाल से इनका संबंध है। 56 वर्ष इनकी आयु है, और सबसे उम्रदराज पर्वतारोही के रूप में उभरी है ये। आगे बात करें, उन्होंने अंटार्कटिका के माउंट विंसन मैसिव, जो माउंट विंसन मैसिव है वो कहां पर है? अंटार्कटिका में है। वहां का जो हाई कैंप है, हाई कैंप कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है विंसन मैसिव का? तो 3780 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। और विंसन मैसिव की ऊंचाई की बात कर ले तो 4892 मीटर, कितना? 4892 मीटर इसकी ऊंचाई है विंसन मैसिव की, जिसमें जो इसका हाई कैंप है, वो हाई कैंप कितनी ऊंचाई पर अवस्थित है? 3780 मीटर की ऊंचाई पर अवस्थित है। और हाई कैंप पर इन्होंने ध्वज फहराया भारत का, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जबकि तापमान यहां पर कितना है, ठीक है, तापमान की बात कर ले तो यहां का तापमान -52 डिग्री सेंटीग्रेड और तेज हवाओं जैसी कठिन परिस्थितियों का इन्होंने सामना किया था। इस वजह से ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इनका नाम ज्योति रात्रे का इंपॉर्टेंट हो जाता है। इनके बारे में आगे बात करें, अब तक इन्होंने 7 में से 5 प्रमुख पर्वत शिखरों पर विजय प्राप्त करी है। दुनिया भर के जो 7 सबसे हाईएस्ट माउंटेन है ना, उनमें से 5 पर इन्होंने विजय प्राप्त कर ली है, ठीक है। जिनमें माउंट एवरेस्ट जो एशिया में है, माउंट एल्ब्रुस जो यूरोप में है, यानी कि यहां पर स्टैटिक के पोर्शन से भी इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे ऊंची चोटी कौन? माउंट एवरेस्ट है। एल्ब्रुस में देखा जाए तो सबसे ऊंची कौन सी है? मतलब यूरोप में सबसे ऊंची कौन सी है? माउंट एल्ब्रुस है। फिर उसके बाद अफ्रीका की देखा जाए तो माउंट किलिमंजारो है। माउंट एकांकागुआ कहाँ की है? दक्षिण अमेरिका की है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो माउंट क्यूसिस्को है। माउंट क्यूसिस्को कहां पे पड़ता है? मैच द फॉलोइंग में भी आ सकता है, तो आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। आगे देखें, जो ज्योति है ना, ज्योति रात्रे का अगला लक्ष्य उत्तरी अमेरिका की माउंट डेनाली है। जो माउंट डेलानी पड़ता है ये अलास्का में पड़ता है। कहां पर? अलास्का। और अलास्का जो है ये यूएसए का हिस्सा है, ठीक। आप जब मैप देखते होंगे उत्तरी अमेरिका का, तो भले यहां पे आपको लगता हो कि ये है यूएसए और ऊपर कनाडा है, लेकिन कनाडा से जो कोना में निकला हुआ है ना अलास्का, इस पे यूएसए का अधिकार है, ठीक है। यूएसए का अधिकार है, यूएसए ने उसको रूस से खरीदा था। चलो, तो इनका अगला लक्ष्य है माउंट डेनाली जो अलास्का में अवस्थित है। आगे देखें, अब यहां पर देखिए हमने प्रीलिम्स से संबंधित पॉइंट्स पर डिस्कस कर लिया, प्रीलिम्स से संबंधित जो भी पॉइंट्स थे उन पर चर्चा कर ली। कुछ मेन से रिलेटेड जो न्यूज़पेपर में रहे वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, उन पॉइंट्स पर भी चर्चा कर लेते हैं। और ये आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है जब आप मेंस का एग्जाम, क्योंकि अब मेंस की तैयारी में बहुत से लोग लगे हुए हैं लगातार, ठीक है। तो देखते हैं, शिक्षा से रिलेटेड कोई पॉइंट आपकी परीक्षा में पूछा जाए, जीएस पेपर 1, ठीक है, जीएस पेपर 1 में शिक्षा से रिलेटेड कोई पॉइंट्स आपसे पूछा जा रहा है, तो वहां पर आप क्या क्या पॉइंट मेंशन कर सकते हैं देख सकते हैं यहां पर। और ये आपके किस पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है? जीएस
फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलो बात करें सुशिक्षित, यहाँ पर शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उन तथ्यों को आप अपने वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह यूज कर सकते हैं। पहला पॉइंट है, देखें, सुशिक्षित समाज के निर्माण के लिए भारत में कई योजनाएं एवं नीतियां लागू की गई हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख है, और ये सारे न्यूज़पेपर की कटिंग है। चलो आगे बात करें, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखिए, सुशिक्षित समाज के निर्माण के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति नई वाली लाई गई है, उसके बारे में आप जानते ही हैं। शिक्षा को समृद्ध और आधुनिक बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है। कुछ प्रमुख योजनाएं शिक्षा से संबंधित और भी हैं, उनमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपके सामने रखी गई है, इनके बारे में आप मेंशन कर सकते हैं। साथ ही साथ इनकी जो क्रक्स है, उन क्रक्स को भी लिख सकते हैं, जैसे पीएम श्री स्कूल, समग्र शिक्षा अभियान, निपुण भारत अभियान, विद्या प्रवेश, निष्ठा, विद्यांजलि एवं स्वयं प्लस जो योजनाएं हैं भारत सरकार की योजनाएं। ठीक है, ये सब भारत सरकार की योजनाएं हैं और ये भारत सरकार की योजनाएं, ठीक है, आपके मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। इन योजनाओं के बारे में आप विस्तार से पढ़िएगा, और साथ ही साथ हम योजनाओं से रिलेटेड वीडियो आपके बीच लगातार लेकर आएंगे, जिसमें हम लोग योजनाओं से रिलेटेड जितने भी पॉइंट होंगे, और खासकर जो हम आरओ का बैच लाने वाले हैं, आरओ का बैच हम लोगों का प्लान हो रहा है, आरओ का बैच लेकर आने वाले हैं जल्द ही हम लोग, उसके बारे में बहुत जल्द अनाउंस होगा, और उसमें हम लोग ये सारी चीज, एक एक योजना को, एक एक पॉइंट को बहुत विस्तार से, बहुत अच्छे से चर्चा करेंगे। प्रैक्टिस क्विज के माध्यम से आप करेंगे, लेकिन हम लोग क्लास के माध्यम से इन डिटेल सारी चीजें आपको समझाएंगे, और वो एक अनूठा प्रयास होगा घटना चक्र की ओर से। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर ये पॉइंट्स हो गए। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ फैक्चुअल डाटा ये लिखे हुए हैं। सबसे शिक्षित राज्य अगर जो देखा जाए तो ये वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह आप यूज कर सकते हैं, वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। जैसे सबसे शिक्षित राज्यों में देखा जाए तो केरल का जो शिक्षा का परसेंटेज है 96.2% है। दिल्ली में बात करें तो 89.0% है। उत्तराखंड 87.6%, और हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर है वो 86.6% है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें उच्च शिक्षण संस्थानों के बारे में तो 2023 तक का ये डाटा है। अब ये डाटा भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसको एक बार देख लीजिए। 2023 मार्च 2023 तक अगर जो बात करें तो भारत में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी थी, तो 1078 विश्वविद्यालय भारत में थे। आईआईटी की बात कर लें तो 23 आईआईटी भारत में 2023 जो मार्च 2023 तक का डाटा दिया गया है उस डाटा में है। और वहीं पर आईआईएम की बात कर लें तो भारत में 21 आईआईएम, ठीक है। ट्रिपल आईटी की बात कर ले तो 25 ट्रिपल आईटी, एनआईटी की बात कर ले तो भारत में 32 एनआईटी, और एम्स की बात कर ले तो एम्स यहां पर 19। ठीक है, और ये डाटा कब का है, अब तो एम्स की संख्या बढ़ गई है, ये डाटा मार्च 2023 तक का है। ठीक है, कब तक का है, मार्च 2023 तक का। तो जब आप मेंशन करिए तो डेट जरूर मेंशन कर दीजिएगा कि मार्च 2023 तक भारत में उच्च शिक्षण संस्थानों की स्थिति, ठीक है, या उच्च शिक्षा, भारत में उच्च शिक्षा की स्थिति से संबंधित कोई पॉइंट आता है तो वहां पर आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हैं। अब यहां पर नामांकन दर, एनरोलमेंट रेशियो की बात कर लें तो भारत में अगर जो देखा जाए तो कुल नामांकन दर जो है, उच्च शिक्षा में नामांकन दर की बात कर लें तो 2021-22 का डाटा दे रखा है। कितना हुआ 2021-22 में कुल नामांकन 4.33 करोड़ नामांकन एनरोलमेंट हुए थे। इसमें से 91 लाख की वृद्धि हुई थी 2014-15 से, यानी कि 2014-15 की तुलना में देखा जाए तो 91 लाख एनरोलमेंट बढ़े हैं। छात्राओं के एनरोलमेंट की बात कर ले, महिला शिक्षा की बात कर ले, और ये एनरोलमेंट महिला शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपके जीएस पेपर 1 में पूछे जाते हैं, तो यहां पर ये जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, देखा जाए तो 2.07 करोड़ यानी कि 50 लाख की वृद्धि दर्ज की गई 2014-15 की तुलना में 2021-22 में 50 लाख की वृद्धि दर्ज की गई, और कितना हुआ 2.07 करोड़ हुए। शिक्षा दर की बात कर ले, साक्षरता दर की बात कर ले तो भारत की साक्षरता दर कितनी है वर्तमान में, तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो देखा जाए तो 77.7% है भारत की साक्षरता दर। पुरुष साक्षरता की बात करें तो 84.5%, और वही महिला साक्षरता की बात करें तो 70.3% है महिला साक्षरता। ये सारे पॉइंट आपके वैल्यू एडेड मटेरियल की तरह यूज हो सकते हैं, और टू द पॉइंट जो आपके न्यूज़पेपर से रिलेटेड पॉइंट्स निकल कर आते हैं वो पॉइंट्स मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि करंट में ये पॉइंट न्यूज़पेपर में आए हैं जो आप अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अब आते हैं आज का सवाल क्या है। आज के सवाल के बारे में चर्चा कर ले जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है और बदलते पैटर्न के प्रारूप के अनुरूप है, इनका आपको उत्तर देना है। देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, पहला कथन कह रहा है ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सीआरपीएफ के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए हैं। कथन 2 कह रहा है सीआरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1949 को की गई थी। ठीक है, अब यहां पर 2 विकल्प दे रखे हैं,
मतलब यहाँ पर विकल्प दे रखा है, कथन एक कह रहा है कथन एक सही है, बी कह रहा है कथन दो सही है, सी कह रहा है दोनों कथन सही है और डी कह रहा है दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सही है आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। टाटा मुंबई मैराथन 2025 का आयोजन छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में किया गया था। आगे कह रहा है पुरुष एलीट रेस का खिताब जॉयस चेप्केमोई टेले ने जीता है। ठीक है, जो पुरुष एलीट रेस था उसको किसने जीता, जॉयस चेप्केमोई टेले ने जीता है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल कथन एक सही है, बी कह रहा है केवल कथन दो सही है, सी कह रहा है दोनों कथन सही है और डी कह रहा है दोनों कथन गलत है। ठीक है, तो यहां पर इन दोनों प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो कैसा लगा बताइएगा, अपने दोस्तों के साथ वीडियो साझा करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके जो फीडबैक हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, सारे जो क्वेश्चन होते हैं उन प्रश्नों का जवाब मैं व्यक्तिगत रूप से आपको कमेंट बॉक्स में देता हूं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक